Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today's our topic is the mechanism of breathing कि आज हमने देखना है कि सांस लेने का अमल जो है वो किस तरह से होता है। सबसे पहले हमारे पास है ब्रेथिंग की जो है वो डेफिनेशन है। आप लोगों ने देखना है कि जो हमारी बॉडी की फिजिकल मूवमेंट है वो गैसेस एक्सचेंज के साथ एसोसिएट है, मिलती जुलती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ब्रेथिंग। आप लोगों ने देखा जब आप लोग सांस लेते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो फिजिकली क्या कर रही होती है, मूव कर रही होती है, आप लोगों को नज़र भी आ रही होती है। ठीक है, इस चीज़ के लिए हमने दो प्रोसेसेस को समझना है। एक होता है इनहेलेशन और दूसरा होता है एक्सहिलेशन, या हम इसको इंस्पायरेशन भी कहते हैं या फिर हम इसको एक्सपायरेशन भी कहते हैं। ये आप लोगों के पास शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जाता है कि राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन इनहेलेशन और एक्सहिलेशन या फिर इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। ओके, अब जो है मैं ये दोनों प्रोसेसेस जो है एक दूसरे की बिल्कुल अल्टरनेट हैं। अगर आपको जो है वो इनहेलेशन का प्रोसेस जो है वो समझ आ जाएगा तो एक्सहिलेशन का प्रोसेस ऑटोमेटिक जो है आप लोगों को समझ आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप लोगों ने क्या करना है, फुल कंसंट्रेशन से फुल कंसंट्रेट होकर मेरा लेक्चर ये सुनना है कि इनहेलेशन में मैं आप लोगों को क्या बता रही हूँ। उस चीज़ को आपने मद्देनज़र रखते हुए अगर आपने सिर्फ ये टॉपिक याद कर लिया तो नेक्स्ट आप खुद से याद कर सकते हैं। चलें, यहाँ जो है मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मैं 3 चीज़ें आप लोगों को बताती हूँ। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने बना लेने। एक आपने बनाना है रिब मसल्स, ठीक है? उसके बाद आप लोगों ने बनाना है, लिखना है डायाफ्राम, ठीक है? नंबर 3 पे है आप लोगों ने लिखना है चेस्ट कैविटी, ठीक है? ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों ने पहले लिख लेने हैं। देखें, हमारी बॉडी जो है, हमारा जो ब्रेन है, ब्रेन का जो पार्ट है हाइंड ब्रेन, ठीक है? ब्रेन है, ब्रेन का जो पार्ट है हाइंड ब्रेन, ठीक है? हाइंड ब्रेन का भी जो पार्ट है और मेडुला, ठीक है? मेडुला से जो है अब क्या चीज़ आता है, मैसेज आता है। मेडुला के अंदर हमारा जो है वो रिस्पायरेटरी सेंटर होता है। क्या चीज़ मौजूद होता है, रिस्पायरेटरी सेंटर मौजूद होता है। ये रिस्पायरेटरी सेंटर जो है ये मैसेज सेंड करता है, किस चीज़ को मैसेज सेंड करता है, लंग्स को। ठीक है, जब हमारे इंस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारे ब्रेन के अंदर जो हाइंड ब्रेन के अंदर जो मेडुला का जो पार्ट है उसके अंदर रिस्पायरेटरी सेंटर मौजूद है। वो रिस्पायरेटरी सेंटर मैसेज सेंड करता है लंग्स को कि अब क्या करो, रिस्पायरेशन इंस्पायरेशन का जो है वो मैकेनिज्म जो है वो स्टार्ट करो। ठीक है, जैसे ही ये मैसेज सेंड होता है तो उस दौरान क्या होता है, सबसे पहले रिब्स के जो मसल्स हैं वो क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। क्या होना स्टार्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है रिब्स, जो भी मूवमेंट रिब्स की होगी वही मूवमेंट डायाफ्राम की होगी। साथ ही डायाफ्राम भी क्या हो जाएगा, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब आपने एक चीज़ साथ साथ देखते रहना है कि जब ये दोनों कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं यानी कि सिकुड़ गए हैं, ठीक है, रिब्स मसल भी जो है वो सिकुड़े हैं, ठीक है, ऊपर को हुए हैं, डायाफ्राम भी ऊपर को हुआ है। तो अब क्या हुआ, जो हमारी चेस्ट कैविटी थी, ठीक है, चेस्ट यानी कि हमारा जो सीने का खला है, चेस्ट कैविटी है, उसके ऊपर जो प्रेशर है या उसका जो एरिया है वो क्या हो गया है, इंक्रीज। क्या हो गया, उसका एरिया इंक्रीज हो गया है। ठीक है, चेस्ट कैविटी का एरिया जो है ये इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जिसको हम थोरेसिक कैविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, थोरेसिक कैविटी भी कहते हैं या हम इसको चेस्ट कैविटी भी कहते हैं। ठीक है, अब आप लोगों ने देखना है कि जब एरिया इंक्रीज हुआ है तो लंग्स पर जो प्रेशर है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज। अब आप लोग इस चीज़ को देखते जाएंगे। अब मैं यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना के दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखें मैंने यहाँ डायग्राम बनाई है। ठीक है, यहाँ पर जो है आप, मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया था, यहाँ पर होता है डायाफ्राम मौजूद होता है। ठीक है, ये थोड़ा इस तरह से ये डोम शेप होता है और यहाँ पर जो है वो कार्टिलेज मौजूद होता है। आप लोगों ने एक बात याद रखनी है, यहाँ पर रिब्स मौजूद होती है। ठीक है, ये लंग्स के यहाँ पर क्या चीज़ मौजूद होती है, रिब्स। ये मैंने रिब्स बना दी हैं। अब देखिए, रिब्स के दरमियान में जो ये चीज़ मौजूद है इनको हम कहते हैं मसल्स। ठीक है, कौन से मसल्स होते हैं, इंटर कॉस्टल मसल्स। ठीक है, इन मसल्स को हम क्या नाम देते हैं, इंटरकॉस्टल मसल्स। अब देखिए, जैसे ही हमारे रिस्पायरेटरी ट्रैक ने जो है वो मैसेज सेंड किया है लंग्स को, तो
यहाँ पर इंस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो गया। जैसे ही इंस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट हुआ, रिब्स कॉन्ट्रैक्ट हुए, कॉन्ट्रैक्ट होते ही रिब्स जो है उन्होंने अपवर्ड मूवमेंट जो है वो क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। रिब्स के मसल जो है वो ऊपर को होना शुरू हो गए हैं, ठीक है। और डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होने से ये खुद को क्या कर लेगा, फ्लैट, यानी कि खुद को रिलैक्स कर लेगा। इस तरह से ये इस शेप में आ जाएगा। पहले थोड़ा सा वो डोम गुंबद नुमा शेप में मौजूद था डायाफ्राम, अब जो है ये डायाफ्राम फ्लैट होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कब, जब हमने हवा को अपने अंदर जो है वो, गैस को अपने अंदर जो है वो इनहेल किया है, ठीक है। उस दौरान ये चार प्रोसेसेस हुए कि रिब्स मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ, डायाफ्राम भी कॉन्ट्रैक्ट हुई, चेस्ट कैविटी जो थी उसका जो एरिया था वो इंक्रीज हो गया। अब आप, मैं यहाँ पर आपको प्रेशर की जो है वो फार्मूला बताती हूँ। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाय एरिया। अब आप लोगों ने इस जो है वो फार्मूले के तहत देखने के प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। यानी कि क्या है, प्रेशर जो है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अब मैंने यहाँ पर कहा कि जब एरिया जो है वो, देखिए चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज हुआ है तो जाहिर सी बात है लंग्स पर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। जब इन्वर्स में यही होता है ना, जब एक चीज़ इंक्रीज हो रही होती है तो दूसरी चीज़ क्या हो रही होती है, डिक्रीज। तो अगर यहाँ पर एरिया इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। आप लोगों को ये बात अब याद रखनी है, ठीक है। अब लंग्स पर जो है प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। अब लंग्स पर प्रेशर ना होने की वजह से हवा भी क्या होगी, उसके अंदर आना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ओके, उसके बाद जो है यहाँ से हम पढ़ लेते हैं। देखिए, एज अ रिजल्ट द लंग्स एक्सपैंड। लंग्स पर जब प्रेशर नहीं है तो लंग्स क्या होना शुरू हो जाएंगे, एक्सपैंड होना शुरू हो जाएंगे। एक्सपैंड होने के बाद जो है अब आहिस्ता आहिस्ता फिर हवा का प्रेशर जो है वो उसके अंदर डिक्रीज होना। देखें, अब फॉर एग्जांपल एक मैं, जी मैं आपको बालून की एग्जांपल देती कि जिस तरह से बालून होता है, पहले आप लोग देखें बालून बिल्कुल ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ा हुआ होता है। जैसे ही उसके अंदर हम हवा को जो है वो इनहेल, यानी कि हवा को उसके अंदर भरते हैं तो वो किस तरह से एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। किस तरह से वो, इसी तरह से हमारी जो ये एग्जांपल है हमारे लंग्स की, कुछ जो है वो बालून से जो है वो मिलती जुलती है। अब यहाँ पर देखें, द एयर फ्रॉम आउटसाइड रशेज इनटू द लंग्स टू इक्वलाइज द प्रेशर ऑन द बोथ साइड। एट द एंड एक्विलिब्रियम जो है वो क्रिएट हो जाता है, यानी कि लंग्स के अंदर और लंग्स के बाहर। जब लंग्स जो थे, जब लंग्स पर प्रेशर जो लंग्स एक्सपैंड हुए थे तो लंग्स के अंदर हवा का प्रेशर कम था। समझ आइए, जब लंग्स एक्सपैंड हुए थे हवा का प्रेशर कम था, तब हमारे इन्वायरमेंट से एक्सटर्नली जो हवा थी वो हमारे लंग्स के अंदर आना शुरू हो गई थी, ठीक है। अब एट द एंड एक ऐसा टाइम आता है कि एक्विलिब्रियम में आ जाता है, ठीक है। ये प्रोसेस जो है वो किस में आ जाता है, एक्विलिब्रियम में आ जाता है। एक्विलिब्रियम में आने की वजह से बाहर का जो प्रेशर होता है और अंदर का प्रेशर दोनों क्या हो जाते हैं, वो इक्विलाइज हो जाते हैं, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये इंस्पायरेशन समझ आई होगी। इंस्पायरेशन समझ आने की वजह से आपको, अगर मैं अब एक्सपायरेशन या एक्सिलेशन का बताऊंगी तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये चीज़ भी समझ आ जाएगी, ठीक है। अब देखें, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया है, अब ये मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये इंस्पायरेशन जो है वो एक्सपायरेशन के बिल्कुल एक दूसरे के ये क्या है, अल्टरनेट प्रोसेसेस हैं, ठीक है। अब देखिए, अगर मैं कहती हूँ कि अब, लेकिन ये आप लोगों ने एक बात याद रखनी है कि जब भी एक्सिलेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर कोई भी जो है वो नर्व इम्पल्स नहीं जाती। इस चीज़ को आपने माइंड में रखना है। जब इन्हिलेशन का प्रोसेस आता है तब ब्रेन से नर्व इम्पल्स आती है, ठीक है। लेकिन जब एक्सिलेशन का प्रोसेस आता है तब कोई भी नर्व इम्पल्स नहीं आती, ठीक है। आप लोगों ने इस चीज़ को याद रखना है। अब जो है यहाँ पर रिब्स हैं, रिब्स के मसल्स, जब एक्सिलेशन यानी कि हवा को बाहर निकालने का प्रोसेस स्टार्ट हुआ है तो रिब्स के मसल जो हैं वो रिलैक्स हो गए, ठीक है। क्या हो गए, रिलैक्स। साथ में डायाफ्राम जो है वो भी रिलैक्स हो गया। अब आप लोगों ने इस चीज़ को देख लेना है, यहाँ जब था दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे, ठीक है। यहाँ दोनों ही कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे और यहाँ पर जो है दोनों रिलैक्स हो गए। चेस्ट कैविटी जो है यहाँ पर, उसका चेस्ट कैविटी पर प्रेशर जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगा, डिक्रीज, ठीक है। चेस्ट कैविटी का जो एरिया है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और जो लंग्स पर जो
प्रेशर है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। आप लोगों ने देख लिया कि बिल्कुल ही उसके अल्टरनेट ये प्रोसेस है, यानी कि अब देखें पहले ये मसल्स ऊपर को उठ गए थे, रिब्स भी ऊपर को हो गए थे, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो लंग्स थे इसके ऊपर इन रिब्स का, इन मसल्स का, डायफ्राम का ये जो सॉरी प्रेशर था वो क्या था, ज़्यादा था, ठीक है। लेकिन जब ये ऊपर को उठे हैं तो ये लंग्स रिलैक्स हो गए, उनके ऊपर प्रेशर कम हो गया। लेकिन जब वापस हमने हवा को बाहर निकाला तो यही वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ गए हैं। नीचे डायाफ्राम भी अपनी डोम शेप जो है वो उसमें आ गया है, ठीक है। डायाफ्राम भी अपनी डोम शेप में आ गया है, और जो बाकी जो रिब्स थे वो भी अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ गए हैं। इसी वजह से जब अब ये रिब्स मसल्स अब लंग्स के ऊपर आएंगे, ये प्रेशर लगाएंगे लंग्स के ऊपर, लंग्स के ऊपर प्रेशर लगाएंगे। मैंने आपको पिछले जो है वो लेक्चर में बताया था कि जो हमारे लंग्स होते हैं वो स्पॉन्जी टाइप होते हैं, ठीक है। हमारे लंग्स क्या होते हैं, स्पॉन्जी टाइप होते हैं, यानी कि अगर उनको हम दबाएं तो वहाँ से हवा जो है वो निकल सकती है। अब देखें यहाँ जब इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हुआ है लंग्स के ऊपर, तो इसने क्या किया, सारी हवा को बाहर निकालना शुरू कर दिया है, ठीक है। हवा को क्या किया, बाहर निकालना शुरू कर दिया है। यहाँ पर भी वही कुछ लिखा, द लंग्स कॉन्ट्रैक्ट एंड द एयर इज एक्सपेल्ड आउट ऑफ देम, ठीक है। होप सो आप लोगों को ये मेरा लेक्चर समझ आया होगा इंशाल्लाह। और इसमें जो है मैंने आपको पहले ही बता दिया, जिसको इंस्पायरेशन की समझ आ गई है उसको एक्सिलेशन की भी समझ आ गई है। आप लोगों ने बेसिकली जो है वो 3 ये पॉइंट्स जो हैं वो याद रख लेने हैं। चलें इसमें एक चौथा पॉइंट भी आप ऐड कर लें, लंग्स, ठीक है। लंग्स कंडीशन लिख लें, या लंग्स लिख लें कि जब चेस्ट कैविटी का एरिया इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो लंग्स के ऊपर क्या, यानी क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। वो आप लोगों ने ये 4 पॉइंट्स बना के जो है आप लोगों ने जब याद करेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको अच्छे तरीके से जो है ये याद होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा अलहदा से जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है कि रेगुलेशन ऑफ ब्रेथिंग, यानी कि हम अब अपने सांस को किस तरह से रेगुलेट कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा है पंखा है उसका भी रेगुलेटर लगा हुआ होता है, ठीक है। उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से हम अपने हमारी जो सांस है हम उसको किस तरह से रेगुलेट जो है वो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो हमारी जो ब्रेथिंग रेट होता है वो होता है 16 to 20 टाइम पर मिनट। ये आप लोगों से MCQs में पूछा जाता है। ये जो यूनिट है ना, टाइम पर मिनट, ये आप लोगों ने लाजमी अपने माइंड में रखना है, ठीक है। कि किस तरह से ये यूनिट पर मिनट आप लोगों को बताया हुआ है। अब आप लोगों ने क्या करना है इसमें, किस तरह से मैंने आपको बताया कि जब हम नॉर्मल कंडीशन में होते हैं तो हमारे जो सांस लेने का जो एक ब्रेथिंग रेट है वो 16 to 20 होता है। लेकिन एक आपने यहाँ पर बात मैंने अंडरलाइन की हुई है ताकि आप लोगों को भी समझ आए, यहाँ से जो यहाँ तक ये एक बात इन्होंने लिखी है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है MCQs के हवाले से। द रिस्पायरेटरी सेंटर इज सेंसिटिव टू द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर उस वक्त मैसेज भेजेगा जब हमारे ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो है वो क्या होना शुरू हो जाएगी, ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। यानी कि अब हमारा ब्लड है, ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है तो फ़ौरन से हमारे ब्रेन से मैसेज आएगा कि इस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करें, अपने ब्लड से, अपनी बॉडी से बाहर निकालना शुरू करें, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने देखा है कि जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे हैं, यानी कि जैसे एक्सरसाइज वगैरह कर रहे होते हैं, ठीक है। जब हम एक्सरसाइज, कौन सी एक्सरसाइज, मैथ की एक्सरसाइज नहीं ये दूसरी एक्सरसाइज है कि जो हम जिसको वर्जिश कहते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, वो ज़्यादा हो जाती है। हमारे मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, वो ज़्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से मसल में कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से वो रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस होगा वो स्टार्ट हो जाएगा। रिस्पायरेशन के प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से क्या होगा कि वहाँ से हमें जो है वो मसल्स का एनर्जी भी मिलेगी और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन जो वो ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ब्लड में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। इसमें चले मैं एक थोड़ा सा आपको बना के दिखा देती हूँ। देखें, अगर मैंने कहा कि हमने एक्सरसाइज की है, एक्सरसाइज करने की वजह से जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन थी वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई है हमारे मसल्स के अंदर।
ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या हुआ कि वो उसने रिस्पायरेशन जो है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस उसके अंदर स्टार्ट हो गया। रिस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने की वजह से हमारे मसल्स को वहाँ से एनर्जी मिली और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो गई है किस चीज़ के अंदर, ब्लड के अंदर। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होने की वजह से क्या होगा, अब अब ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन, मैंने आपको पहले बताया है कि तब हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर मैसेज भेजता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ब्लड में ज़्यादा होती है। यहाँ देखिए रिस्पायरेटरी, अब यहाँ जब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हुई है तो फ़ौरन से हमारे रिस्पायरेटरी जो सेंटर है, आरसी यानी कि रिस्पायरेटरी सेंटर, ये फ़ौरन से मैसेज सेंड करेगा रिब्स मसल को। किस चीज़ को, रिब्स मसल को, और साथ में किस चीज़ को, डायाफ्राम को। ठीक है, कि आप लोग क्या करें कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना शुरू कर दें। मसल्स को क्या करें, कॉन्ट्रैक्ट, मसल्स को क्या करें, मसल की कॉन्ट्रैक्शन यानी कि इंस्पायरेशन का प्रोसेस स्टार्ट कर दें। आप लोगों को समझ आई है मैंने ये क्या कहा है कि वैसे नॉर्मल रेट में हमारी जो ब्रेथिंग रेट होता है वो होता है 16 to 20, लेकिन जब हम कोई हार्ड जॉब कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो हमारे मसल्स के अंदर जो ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो गई। जब ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है तो रिस्पायरेशन स्टार्ट हो जाती है। रिस्पायरेशन के स्टार्ट होने से हमारे मसल्स को एनर्जी मिलती है। एनर्जी मिलने के साथ ब्लड के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ जब होती है, फ़ौरन से हमारा रिस्पायरेटरी सेंटर जो है वो मैसेज भेजता है किस चीज़ को, हमारे रिब्स मसल को, हमारे डायफ्राम को, कि बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो चुकी है। तो अब आप लोग क्या करें कि रिब्स मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करें, ठीक है, और साथ में डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करें। जब इनको कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी जो थोरेसिक कैविटी है उसका जो एरिया है वो इंक्रीज़ हो जाएगा और लंग्स पर प्रेशर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज़ हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर हम उस जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड की उसको हम क्या करेंगे, एक्सपेल्ड आउट करेंगे, यानी कि बॉडी से बाहर निकालेंगे। यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ लेना है खुद से, यहाँ पर वही कुछ लिखा हुआ है और यहाँ पर एमसीक्यूज़ में भी आ जाता है। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि जब हम कोई हार्ड वर्क कर रहे होंगे या एक्सरसाइज के दौरान हमारी जो ब्रेथिंग रेट है वो क्या हो जाएगा, 30 to 40 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल रूटीन में 16 to 20 होगा, लेकिन जब हम कोई हार्ड वर्क करेंगे तब जो है क्या होगा, 30 to 40। यहाँ साइड बॉक्स पर एक चीज़ लिखी हुई है, वो कहते हैं हमारे जो ब्रेथिंग मूवमेंट का जो एक प्रोसेस है वो इनवॉलेंट्री है, ठीक है, इनवॉलेंट्री जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। हाँ, उसको वो कहते हैं एक हद तक तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन नॉट फॉर अ लॉन्ग टाइम। एक लंबे अरसे के लिए आप लोग देखें, आप अपनी सांस को रोक के देखें, चंद सेकंड आप रोक सकेंगे, 1 मिनट रोक सकेंगे, यानी कि लेकिन आप उसको एक लंबे अरसे तक नहीं रोक सकते। हाँ, अगर आप लंबे अरसे तक रोकेंगे तो फिर क्या होगा, रेस्ट इन पीस फिर यही कुछ होता है, सांस तभी रुकती है। चलें, ये था आज का हमारा टॉपिक कि जिसमें हमने मैकेनिज्म ऑफ ब्रेथिंग बताया है, इसमें इंस्पायरेशन को मैंने बताया है। अगर आपको इंस्पायरेशन समझ आई है तो आपको एक्सपायरेशन भी समझ आ गई होगी, और साथ में मैंने आपको बताया कि ब्रेथिंग को हम जो है वो रेगुलेट किस तरह से जो है वो कर सकते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया है। होप्स हो आप लोगों को ये चीज़ समझ आई होगी इंशाल्लाह। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन देन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन एंड सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।